वेलकम बैक क्लास 11th। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कुछ लेक्चर भी हुए हैं आपके लिए, आपको उससे कुछ समझ में आया हो, मोटिवेट हुए हो, तो थोड़ा पढ़ने में अपने स्टडी पर एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ आप तैयार हो जाएं और बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे अच्छे नंबर आपके आएँ। कहीं ना कहीं 21 सेकेंड से आपकी स्कूल भी ओपन हो रही है। तो हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, जो हमारा केमिस्ट्री है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 4 है। मैं यहाँ तक कुछ बात कर लिया था, इसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था। मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर की बात हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। कुछ मैं आपको अनसर्टेनिटी भी बता रहा था कि अनसर्टेनिटी है क्या। जब हम कोई मेज़र करते हैं उसके अंदर कुछ न कुछ, जब हम मेज़र करते हैं किसी चीज़ को, तो कुछ न कुछ उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। जैसे जो हमारा रियल डाटा है, मान लीजिए 2.5050, मान लीजिए हमारा ये क्या है, रियल डाटा है, रियल डाटा है। तो इसमें हम देख रहे होंगे 2 पॉइंट के बाद 5050 करके एक हमारी 0.050 हमारी ये क्या हो गई, अनसर्टेनिटी आ गई है ना। जो ये हमारा रियल डाटा है, रियल डाटा से जो भी डेसिमल के बाद जो भी हमारी डिजिट होगी वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी फॉर्म में रिजॉल्व करती है। ठीक है, तो ये हमारी अनसर्टेनिटी की बात पिछली प्रीवियस क्लास में हो चुकी है। देन अब हम बात करेंगे कुछ साइंटिफिक नोटेशन की, यानी मेजरमेंट करते समय हम क्या क्या नोटेशन देखते हैं, कैसे कैसे उसको हम फाइंड करते हैं। कोई बहुत बड़ी वैल्यू, लार्ज वैल्यू है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देन हम उसकी बात करेंगे अब। तो पहला हम बात करेंगे साइंटिफिक अपना नोटेशन की। जो फर्स्ट बात है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा नंबर लिखता हूं अपना, उसको आप कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक, एवोगैड्रो नंबर क्या है? मान लीजिए 602, 200, 000, 000, 000। देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास। इस नंबर को हम कैलकुलेट या रिटर्न में अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हम लिख नहीं पाते हैं, या हमें बहुत सारी बातें इसमें याद नहीं रहती कि क्या कैसे है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक और बात करता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन की। मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? मान लीजिए 0.00000000000 देन 166 ग्राम, 166 ग्राम इतना होता है। मान लीजिए, अब देखिए कितना बड़ा नंबर है, कितना डेसिमल के बाद हम कितनी लंबी डिजिट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत टफ है। इस चीज़ को हम, इसका नोटेशन हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। जो हम आपको बात कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन, कैसे उस चीज़ को हम रखें कि ये हमारी वैल्यू बहुत छोटी से छोटी नज़र आए, देन हम उसका कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर सकें। ठीक है, तो जो साइंटिफिक नोटेशन की बात किया जाए तो साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे शो ऑफ करेंगे, कैसे शो होगा, देन हम उसकी बात करेंगे। कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n, ये हमारा नोटेशन है। ये हमारा नोटेशन है। अब इसमें हम देखते हैं कैपिटल N क्या है और स्मॉल n क्या है। तो कैपिटल N जो है ये सिंगल डिजिट नंबर है बिफोर द डेसिमल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल डिजिट नंबर बिफोर द डेसिमल। ठीक, डेसिमल मतलब मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 2.5050, तो जो n जो हो गया ये हो गया 2, यानी बिफोर डेसिमल, ये हमारी n की वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये जो n है, n को हम कह सकते हैं इट शुड नॉट बी 0। इसको हम दूसरा भी कह सकते हैं, इट शुड नॉट बी
0, मतलब जो n होगा वह 0 नहीं हो सकता। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0 है, हम इसको n मतलब n नहीं मान सकते हैं, ठीक है। n कहाँ से होगा, इस कहीं ना कहीं इस डेसिमल को हम ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब यहाँ आके लगेगा डेसिमल तो जो ये 1 होगी, ये 1 हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, n, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे 0 नहीं है ना, 0 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी बात हो गई कैपिटल N की। स्मॉल n क्या है आपका, स्मॉल n है हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है, स्मॉल n इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक। अब जो n जो है कैपिटल N जो है हमारी कहीं ना कहीं 1 to 9 वैल्यू हो सकती है, 1 से 9, मतलब 0 नहीं हो सकता, 1 से 9, या हम इसको और 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। n जो हो गया हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो हम बात कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो किसी भी लार्ज वैल्यू को यूटिलाइज करके स्मॉल करने के लिए जो भी हम तरीका, जो भी हम फंडामेंटल, जो भी हम ये तरीका यूज़ करेंगे, जो भी हम मेजरमेंट यूज़ करेंगे, जो भी मेजरमेंट का तरीका यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। किसी भी लार्ज वैल्यू को स्मॉल या यूटिलाइज करके हम उसको स्मॉल बना लें शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि n इंटू 10 की पावर स्मॉल n क्या होता है, कैसा नोटेशन है इसका, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं हम, है ना। जैसे 25384 पॉइंट, है ना, 75, ये हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को हम कैसे शॉर्ट बनाएं, ये बहुत लंबी वैल्यू हो गई मान लीजिए हमारे लिए। अब इसको हमें बहुत यूटिलाइज करके इसको स्मॉल वैल्यू बनाना है, ठीक। तो ये डेसिमल को जो है कहीं ना कहीं हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ पर, ठीक। तो क्या कर सकते हैं इसको 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट लिख दिया है हमने, 2 पॉइंट के बाद 5384, ये इतनी हमारी वैल्यू हो गई। तो डेसिमल को हम कितना शिफ्ट किए हैं इधर, 1 2 3 4, यानी 10 की पावर 4। अब आपको इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, हम डेसिमल को किधर शिफ्ट कर रहे हैं, अपने लेफ्ट साइड। तो व्हेन डेसिमल टूवर्ड शिफ्ट लेफ्ट एक्सपोनेंट देन बिकम्स पॉजिटिव वैल्यू। व्हेन डेसिमल टूवर्ड्स शिफ्टेड एट लेफ्ट साइड then becomes पॉजिटिव। मतलब जो n की पावर होगी, ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको 10 की पावर n, तो जो ये n की वैल्यू है ये देखिए कहीं ना कहीं प्लस में है। कब, जब हम इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। देन हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की। तो मान लीजिए 2.00000543, ये हमारी एक वैल्यू है 5439, ये हमारी एक और वैल्यू है ना। तो बात कर रहा जैसे मैं, ये एक एग्जाम्पल है मान लीजिए। इस एग्जाम्पल को हम कैसे देखेंगे, है ना। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे होंगे कि जो डिजिट है हमारी डेसिमल के पहले की जो डिजिट है वो कहीं ना कहीं 0 है। मैंने आपको नोटेशन में बताया था कि जो हमारी कैपिटल N की वैल्यू है 0 नहीं हो सकती है, हम उसको कुछ न कुछ नंबर्स में ले आएंगे। नंबर्स कहाँ है हमारे, देखिए 0 के बाद यहाँ पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर जा रहे हैं हमारे, ठीक है। तो जब 6 नंबर तक हम जाएंगे तो इसको कैसे शिफ्ट किया जाएगा अपने नोटेशन फॉर्म में। तो इसमें हम देखेंगे 5.4
4 3 9 इंटू 10 की पावर कितने, कहाँ तक शिफ्ट किए थे अपन, 1 2 3 4 5 6, तो 5 -6। ठीक, अब ये -6 क्यों आ गया, क्योंकि हम इसमें देख रहे होंगे, इसमें होता था लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड। तो यहाँ हम कह सकते हैं when decimal towards shifted at right side then becomes negative। मतलब अगर हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारी निगेटिव वैल्यू। ठीक, बात आपको समझ में आई। ये कुछ थे हमारे नोटेशन जिसको हम कहीं ना कहीं इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट आपका स्पेसिफिकेशन हो गया, सिग्निफिकेंट नोटेशन हो गया, नोटेशन ऐसा था। अब हम अगर फिगर की बात किया जाए तो आगे हम देखते हैं साइंटिफिक फिगर की। दूसरी बात किया जाए साइंटिफिक फिगर। साइंटिफिक फिगर क्या होता है, साइंस के अंदर जैसे देखते होंगे हम, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहता है ना। अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें फाउंड होगा। रिजल्ट कैसा होगा, हो सकता है रियल डाटा हो, या हो सकता है एक्चुअली डाटा हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं अप्रॉक्स उसके समथिंग कुछ डाटा आता होगा, है ना। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, है ना। जो ट्रू, मान लीजिए ट्रू, अगर ट्रू वैल्यू है तो वो कहीं ना कहीं हमारा रियल डाटा होगा। हो सकता है अगर जितना लिखा हुआ है, जितना दिया हुआ डाटा, अगर वही डाटा निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रू वैल्यू होगी, हमारी एक्यूरेट वैल्यू होगी। लेकिन अगर हो सकता है उसके एक्यूरेट थोड़ा बहुत, मतलब उसके क्लोजनेस में कोई वैल्यू आ रही है उस रियल डाटा के, तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रिसाइज हो जाएगी, प्रिसाइज डाटा कहलाएगा। तो जो क्या होगा हमारा, मान लीजिए प्रिसाइज, और दूसरा हो जाएगा क्या, एक्यूरेट। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट क्या हो गया, मीन्स क्लोजनेस द ट्रू वैल्यू, मीन्स क्लोजनेस द ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, एक्यूरेट वैल्यू क्या हो गई, द मीन्स दैट द एग्जैक्ट वैल्यू, माने जो रियल डाटा होगा, मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू और रियल डाटा, रियल एक्यूरेट डाटा। ये बात हो गई हमारी एक्यूरेट की। तो साइंटिफिक फिगर में दो टर्म है हमारी, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब हो गया क्लोजनेस द वैल्यू, एक्यूरेट का मतलब हो गया रियल डाटा या एक्यूरेट डाटा। ठीक, ये कुछ बात थी हमारी साइंटिफिक फिगर की। ठीक, अब आगे हम अब सीधे बात करेंगे, डायरेक्टली आते हैं अपन कहीं ना कहीं। आप थोड़ा बहुत बुक से देखेंगे कैसे किसको कहाँ से चेंज किया जाता है, कौन सा फॉर्मेट लिया जाता है, इंच को डेसिमल में, सेंटीमीटर में, इधर उधर चेंज करने का कुछ थोड़ा बहुत डाटा आप भी उठा कर देखिए, जिससे समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आएगा तो हम क्लास में उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन अब सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, लॉ ऑफ केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ तक कुछ हमारी जनरल बातें थी या हो गई, कैसे नोटेशन थे, कैसे फिगर था, कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा बहुत कन्वर्जन है, कन्वर्जन को आप भी चेक करिए अपने बुक से, समझिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो हमारा जो मेन टॉपिक है अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, जब हम किसी
एलिमेंट को कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाता है। कई सारे एलिमेंट होते हैं, कई सारे एलिमेंट आपस में मर्ज होकर के रिएक्शन करके बॉन्ड बना करके कोई ना कोई एक हमारा कंपाउंड बनता है। तो एलिमेंट जब कंबाइंड होते हैं तो एलिमेंट किन किन रेशियो को या वॉल्यूम में कंबाइन होता है उसकी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। मतलब एलिमेंट क्या फॉर्मेट है, एलिमेंट का क्या रेशियो है, कैसे डिज़ोल्व कर रहा है, तो उन चीज़ों की हम स्टडी जो है वो केमिकल कम्बिनेशन में करते हैं। तो द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्नड बाई फॉलोइंग द 5 बेसिक लॉ। मतलब इसके अंदर जो है 5 लॉ हमें पढ़ने पड़ेंगे कि वो कैसे कैसे कि क्या चीज़ को है फॉलो करके हमारा कंपाउंड बनाता है। तो बोल सकते हैं द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द compound is governed by the 5 basic law। 5 basic law फॉलोइंग, कहीं न कहीं वो 5 हमारे बेसिक लॉ होंगे। तो फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ से आया, कैसे इसकी स्टडी करें, इसको किसने प्रपोज्ड किया? तो इसको जो प्रपोज्ड किए थे वो थे एंटोनियो लेवॉइजर। इसको जो प्रपोज्ड किया था किन्होंने किया था? एंटोनियो लेवॉइजर में। उन्होंने क्या कहा था कि मान लीजिए हमारे कोई 2 एलिमेंट हैं, वो आपस में मर्ज होकर के कंबाइन होकर के कोई ना कोई तीसरा एक कंपाउंड बनाते हैं। तो ठीक है, लेट्स से मान लीजिए कोई हमारा एक एलिमेंट ए, दूसरा है बी, ये कंबाइन होकर के कोई ना कोई हमारा तीसरा एलिमेंट या तीसरा कंपाउंड बनाता है। ठीक, कंपाउंड बना रहा है। मान लीजिए एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, ये 10 ग्राम के हैं, तो C कितना होगा? 20 ग्राम। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐड हो जा रहा, मर्ज हो जा रहा। ठीक है। दूसरी हम अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं आपसे, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए हमारा H2 है और Cl2 है। तो H2 और Cl2 मिला के क्या बनाएंगे हमारे? 2HCl। देख रहे होंगे 2 एटम यहाँ पे है और 2 एटम यहाँ पर भी है। ठीक, तो 2 एटम यहाँ है, 2 एटम यहाँ है। समझ में आई बात को? तो ये टोटल कितने हो गए? 4 एटम। अब यहाँ देख रहे होंगे हमारे हाइड्रोजन का भी 2 एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन का है प्लस 2 एटम Cl का, क्लोरीन का है। यहाँ भी कितना बन रहा? 4 एटम। तो कुल मिलाकर के बात हुई कि जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड है ना, एटम्स जो हैं उतने ही हैं। मतलब इनके एटम्स में कोई भी हमें चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं हम दैट मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब है दैट मैटर कैन, यहाँ हम बोलेंगे दैट मैटर
कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, नेवर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। मतलब कि जब हम इन मैटर को किसी केमिकल रिएक्शन में जाते हैं तो इसका फेज जो है, नेचर है, ज़रूर बदल जाता है, परंतु इसके नंबर ऑफ मास में कोई चेंजेस नज़र हमें नहीं आता है। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है किसी दो एलिमेंट्स की और वो कंपाउंड जनरेट कर रहा है, उसका फेस बदल सकता है, केमिकल रिएक्शन बदल सकती है, पर जो उसके मास है, मास में चेंजेस हमें नज़र नहीं आता। मास उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना प्रोड्यूस साइड भी होगा। मान लीजिए रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोड्यूस साइड है, तो रिएक्टेंट साइड भी हमारे 4 एटम्स थे और प्रोड्यूस साइड में भी हमारे 4 एटम्स ही हैं। तो दैट कैन मैटर नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है पर मास में कोई चेंजेस नज़र हमें नहीं आता है। ये बात थी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ठीक, सेकंड हम जो बात करेंगे हम बात करेंगे तो सेकंड की बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या है, इसको किसने प्रपोज किया? जोसेफ एल प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने इसको क्या किया? प्रपोज्ड किया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने CuCO3 के ऊपर, कार्बन कार्बोनेट के ऊपर वर्क करना शुरू किया एक्सपेरिमेंट में। तो जब ये कार्बन CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट की तरफ जब ये काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो देख रहे थे कि Cu 1 रेशियो में है, कार्बन 1 रेशियो में है, पर O जो है वो 3 है, माने O के 3 एलिमेंट है, 3 एटम्स है। तो कहीं ना कहीं हमें 1:1:1 के फॉर्म में हमें ये CuCO3 बाई एक्सपेरिमेंट इन्हें मिला। ठीक, तो देखते होंगे ये Cu की बात किया जाए, कार्बन की बात किया जाए, व ऑक्सीजन की बात किया जाए, तो Cu कहीं ना कहीं हमारे पास अगर ये देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू होती है 51.7%, कार्बन की वैल्यू होती है 39% और ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 9.13। ये हमारे रियल डाटा है, रियल डाटा। अब आर्टिफिशियली जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था वह भी कहीं ना कहीं इतना ही निकल कर आया, आर्टिफिशियल। भी वैल्यू उनकी इतनी ही निकल के आई। तो देख रहे होंगे वो कि मास में कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मास जो है Cu का 51.7 है, कार्बन का 39 हो गया और ऑक्सीजन का 9.3 हो गया। तो हमें रियल डाटा से और आर्टिफिशियल डाटा से कोई चेंजेस, मास में उसकी कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इन्होंने जो अपना लॉ दिया, तो इनका लॉ का कहना था ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेंट्स एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय वेट और मास इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेस। माने इसका सोर्स से कोई लेना देना नहीं है, कैसा आ रहा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू है या नेचर के थ्रू है, या हम आर्टिफिशियल डाटा को उठा रहे हैं या रियल डाटा को उठा रहे हैं, तो उसके मास में हमें कहीं से कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इनका जो था स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट क्या कहा इनका? स्टेटमेंट कहता है कंपाउंड ऑलवेज कंटेन ए
कंपाउंड always contain element in a fixed ratio, elements in a fixed ratio by mass or weight irrespective to their sources, मतलब कि कहा जाए इसका जो रेशियो कहीं नहीं एकदम फिक्स्ड आ रहा है और हमें सोर्स से लेना देना नहीं है, सोर्स डजंट मैटर, मतलब इसमें सोर्स कोई भी हमारा मैटर नहीं कर रहा। जैसे हम बात करेंगे H2O की, आप H2O को कहीं ले जाइए उसका मास सेम रहेगा, कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा। आप कहीं से भी उसको उठा के देखेंगे H2O का जो मास होगा वो सेम होगा, उसमें चेंजेस हमें नज़र नहीं आएगा कहीं भी अपन किसी भी सोर्स से ले लें, नदी से ले लें, RO का पानी ले लीजिए या कहीं का भी ले लीजिए, उसका जो मास होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है पर जो मास है H2O का जो मास है, पानी का जो मास है वो आपका रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा। ठीक, तो बात हमारी हो गई यहाँ तक लॉ ऑफ कांस्टेंट फिक्स प्रोपोर्शन की। फर्स्ट बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर लिए। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी इसमें आएगी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी हम प्रपोज कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें क्या वर्क हो रहा था, उसकी भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे बात करेंगे। तब तक आप यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए। और जो मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन वगैरह बताया हूँ, कैसे उसको कन्वर्ट करना, मर्ज करना है या किस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात उसमें कन्वर्जन की है। आप कन्वर्जन अपने बुक से देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, और प्रीवियस क्लासेस में भी आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो चीज़ें। ठीक, तो तब तक के लिए आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, घर में रहें, अच्छे से सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।